थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी के बाद अब बचता है हमारा, क्या बचता है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को समझने के लिए पहले हम इसका अंग्रेजी का संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो स्टैटिस्टिकल क्या था, इट रिप्रेजेंट द probabilistic behavior, probabilistic behavior, या आप कह सकते हैं statistical behavior। और ये क्या कह रहा था, the motion of particles, the motion of particles, मतलब मोशन हो रहा है तो दो बातें आई, या तो हम सिर्फ मोशन के लिए बिना फोर्स को कंसीडर किए याद कर रहे हैं, या फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब वेदर काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो मैकेनिक्स जो है वो मोशन ऑफ पार्टिकल्स को समझने के लिए और स्टैटिस्टिकल बिहेवियर को समझने के लिए कि हम कौन सा बिहेवियर यूज कर रहे हैं। ओके, तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स मीन्स, चलिए लिख भी लीजिए, बाई विच मैकेनिक्स या बाई विच डायनामिक्स। ओके, तो बाई विच डायनामिक्स में दो बातें हुई, किस किस डायनामिक्स को हम यूज कर रहे हैं इस बात को बताने के लिए। तो एक तो हुआ कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज कर रहे हैं, और एक हुआ कि हम क्वांटम को यूज कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज कर रहे हैं तो हमारी जो स्टैटिस्टिक्स हुई, जो ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमें यहां पर मिल रही है, वह हो रही थी क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को यूज कर रहे हैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए, तो क्या हो रहा था हमारा क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, तो अगर यह क्लासिकल और क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आपको मिली, तो इस क्लासिकल को जरा समझिएगा, कौन इसके प्रणेता थे, किनका किनका नाम यहां आया। तो याद करते हैं थोड़ा थोड़ा, बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल और गिब्स। और इसीलिए यह वाली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहलाई क्या, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, या चलिए पूरा लिख दें, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, यह मेनली जो है वो यूं कह सकते हो रफली अप टू 1925, और ये आफ्टर 1925। ओके, लगभग 1925 के बाद वाला जितना हिस्सा हुआ, अप्रोक्सीमेट मैंने लिखा है, एग्जैक्टली नहीं पता। तो इस क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में देखिए कौन कौन मिले और कैसे कैसे नाम आया। तो यह हम लेते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, फिर दूसरा है क्या, फर्मी डिरैक, इसका भी काम है, फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स शुरुआत में ही मैंने बताया एस.एन. बोस और आइंस्टाइन की। तो किसके लिए था, स्पिन कैसी है, इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स 1 2 एंड सो ऑन।
फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स किस पर एप्लीकेबल हो रही थी? हाफ स्पिन पार्टिकल, हाफ स्पिन पार्टिकल्स। हाफ स्पिन क्या हुआ? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स 1/2, 3/2, 5/2। कम से कम एक इलेक्ट्रॉन याद है, और यहां भी आपको कम से कम एक क्या याद है? फोटॉन। मीन्स यहां पर इलेक्ट्रॉन गैस याद कर सकते हो, यहां पर तुम ब्लैक बॉडी रेडिएशन याद रख सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन। अब जरा समझते हैं कि ये प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर क्या था। तो इस प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर के लिए फिर से एक डब्बे जैसा ही फिर से सोचते हैं हम। ये रहा एक डिब्बा, और एक डिब्बा हमारा ये रहा। ओके, ये डिब्बा था हमारा जिसमें कुछ भरा हुआ है। क्या भरा है? गैस है। ये पार्टिकल्स हो गए, ये है। ओके, अभी कुछ और भी समझते हैं कि फायदा क्या हो रहा। वापस आइए, यह क्या था? मैक्रो। ये क्या थे? माइक्रो। इन सभी को स्टडी किया गया। ईच इंडिविजुअल पार्टिकल, ईच इंडिविजुअल पार्टिकल इज स्टडीड। तो अगर हर एक पार्टिकल को स्टडी किया जा रहा है, काम कैसा हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। क्यों? कितने पार्टिकल थे? 10⁻23 के ऑर्डर के। अब अगर ये 10⁻23 के ऑर्डर के पार्टिकल हो रहे हैं तो हर को स्टडी करना मुश्किल हुआ, फिर भी कुछ रिजल्ट्स लाए गए। ये थी काइनेटिक थ्योरी। ओके, अब यहां पर क्या करते हैं? यहां क्या था? ये इधर जा रहा है, ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है। अलग अलग सबके मोशन थे। मींस ये इधर गया, यह इधर गया, इसका पाथ ऐसा, इसका पाथ ऐसा, इसका पाथ ऐसा। तो एक अपने से मान लिया गया। क्या मान लिया गया? कि ये जो पार्टिकल्स हैं यह इस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, इस रास्ते को। यह जो रास्ता है, मान लिया गया कि यह सारे पार्टिकल इसी पाथ को फॉलो कर नहीं रहते। मींस यहां पर हमने ईच इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी नहीं किया। क्या इंपॉर्टेंट बात हो रही है? फिर से वापस यही रहा, यह आपका मैक्रो, यह आपका माइक्रो, और यह इंडिविजुअल पाथ। ठीक है, यह एवरेज पाथ। मींस ईच इंडिविजुअल पार्टिकल इज नॉट स्टडीड इन डिटेल, नॉट स्टडीड इन डिटेल, बट क्या? बट प्रत्येक पार्टिकल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब दिमाग में ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स का नाम हमेशा रहे, लेकिन फिर भी उन सभी का ख्याल आ रहा है। कितने बच्चे हो सकते हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स होंगे हमारे? मैं उन सभी को बाय नेम नहीं याद रख पा रहा हूं, उन सभी से हर दिन मैं कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी ड्यूरिंग द लेक्चर दिमाग में एक पिक्चर चल रही है कि फला 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 होंगे। ईच इंडिविजुअल पार्टिकल इज नॉट स्टडीड इन डिटेल, बट इट इज इन कंसिडरेशन, इट इज इन कंसिडरेशन। कैसे कंसिडरेशन? हर इंडिविजुअल पार्टिकल को डिटेल में स्टडी नहीं किया गया, सिर्फ उसके बारे में क्या किया गया? सोचा गया। मींस
मिला ही नहीं गया, सिर्फ मीन्स मिले नहीं, लेकिन उसके बारे में सोचा जरूर गया। क्लियर है बात? तो यह आपका क्या था? यह प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर था। हमने मान लिया कि ये सारे इतने हैं, सभी को अलग अलग पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो हमने मान लिया कि यह जो है सारे पार्टिकल इसी पाथ को फॉलो कर रहे। तो यह जो था इसे प्रोबेबिलिस्टिक या एवरेज या और कुछ नाम दे सकते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक, एवरेज या स्टैटिस्टिकल बिहेवियर। अब आप समझिएगा, काम एक ही हो रहा है, उसी एक ही काम को करने के लिए ढेर सारे, यहां से भी वही काम हो रहा, यहां से भी वही काम हो रहा, दोनों के तरीके बदल गए। कंपैरेटिवली यह तरीका आसान हो गया, यह तरीका बहुत ही कठिन था। तो यह प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर के बेसिस पर आपने यह एक एवरेज पाथ लिया। चलिए हम इसका नाम भी लिख दे रहे हैं, ये रैंडम पाथ थे और यह क्या हुआ, एवरेज जो है वो इसी पाथ से होकर के जा रहे हैं, ज्यादातर इसी पाथ से होकर जा रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हम मान ले कि ये वाली बात सही है? यहां पर भी कितने थे, 10 टू द पावर 23। चलिए आईपीएल चल रहा है, ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो रोज वो कोई टीम बनाते हैं, सट्टा लगाते हैं। मुझे आईपीएल के बारे में नहीं पता, मुझे सट्टे वाले बिजनेस के बारे में नहीं पता, हम लोग सिर्फ सट्टे की थोड़ा सा थ्योरी समझना चाहते हैं। एक डेटा आपके लिए कलेक्ट किया था, सही गलत क्या है मुझे नहीं पता, सही गलत आप लोग अपने से थोड़ा सा सोच लीजिएगा। देखिए अगर हम बैटिंग के एवरेजेस की बात करते हैं तो हमारे पास एक डेटा है वार्नर का एवरेज है 43.17 कितने मैचेस में, 126। धोनी का एवरेज है 42.20 कितने मैचेस में, ये 126 लिखा है, 126। धोनी का एवरेज है ये 170 इनिंग्स का, ओके। और क्रिस गेल का एवरेज है 124 इनिंग्स में कितना, 41.13। डिविलियर्स जगह कहीं दिख रही है, इतने में ही सोच लेते हैं, लेकिन अगर मैं इतने में लिखूं तो आप लोग कुछ नाराज होने लगेंगे, कहेंगे सर अभी आपने विराट कोहली का नाम ही नहीं लिया तो कोई लिस्ट नहीं पूरी होती। चलिए विराट कोहली का एवरेज है 37.84 177 मैचेस में, और अपने नाम से तो ए बी है लेकिन XYZ सब कुछ है, ए बी डिविलियर्स, इनका एवरेज है 39.95 और कितने मैचेस हैं इनके, 142। ये जिस समय की डिटेल होगी, बाद में चेंज हुए, विराट कोहली बचे, विराट कोहली का भी बता दिया। और अभी ताजा 42 पॉइंट समथिंग केएल राहुल का, कितने मैचेस खेला है उन्होंने, 58 मैचेस। पैसा कहां लगाएं, 35 रन बनाना है, पैसा कहां लगाएं? हम लोग 10 लोग हैं, 10 में से कितने लोग वार्नर, धोनी, गेल, किस पर, सभी पर लगा सकते हैं। चलिए 50 मारना है तो किस पर पैसा लगाएं? हो सकता हो अब विराट कोहली पे लगा रहे हैं या वार्नर पे लगा रहे हैं या धोनी पे लगा रहे हैं, मींस किसी पर भी 10 के 10 एकदम श्योर होके नहीं लगा रहे। कितने लगा दिए, मान लीजिए 7 या 8 लोगों ने, 10 में से 7 या 8 लोगों ने वार्नर पे पैसा लगाया, वार्नर पे बेट लगाई कि यह ज्यादा रन बनाएगा, ये 50 मारेगा, 100 मारेगा, मतलब इतने से ऊपर, क्योंकि ऐसा दिख रहा है। लेकिन वार्नर की तुलना में आपको यह ज्यादा
उपयुक्त ऑप्शन लग रहा। क्यों उपयुक्त ऑप्शन लग रहा? इन्होंने सिर्फ 126 मैच खेले थे, सिर्फ 126 इनिंग खेली थी, ये 170 खेले थे। कोहली का होगा अबाउट 177, तो कोहली का एवरेज 37.84 है कितने में? 177 इनिंग्स में। तो 177 इस सारे में ज्यादा हो रहा। तो भी कोहली पर भी अगर बेट लगाना है तो 10 में से 8 बार ऐसी चांस बनेगी कि कोहली जो है वो आपकी बेट पर सही सही उतर जाए। ओके, या 8 लोगों ने बेट लगा लिया। लेकिन अगर ये इनमें से कोई भी, या विराट कोहली, केएल राहुल, कोई भी, रोहित शर्मा, ठीक है, मुझे बहुत नाम नहीं पता है, इनमें से कोई अगर इतने मैचेस खेला होता, तो अगर इतने मैचेस किसी ने खेले होते तो 10 में से 10 लोग उसी पर बेट लगाते और वो सही भी होती। बात गई दिमाग में? नहीं गई तो ऐसे समझिए कि 10 के से एवरेज को प्राप्त करना और 10 की पावर 23 से, भाई इन्होंने कितने मैचेस खेले? हमने शुरुआत की थी मेनी पार्टिकल सिस्टम, तो इनके लिए जो मेनी हुआ वो कितना हुआ? 200, 400, 500, 1000। यहां कितना हो रहा? उससे बहुत बड़ी संख्या है। इतने पार्टिकल्स के एवरेज बिहेवियर को लिया गया, तो जो कुछ भी रिजल्ट होगा वह डेविएट नहीं हो रहा। कैसे? अब यहां पर जो कुछ भी रिजल्ट्स आए वह सारे पुराने वाले ही रिजल्ट्स थे। जैसे एक फॉर्मूला हमें मिलता है k log ओमेगा। ओमेगा क्या था? प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर यानी कि माइक्रो, एंट्रोपी यानी कि मैक्रो। यह रिजल्ट मैक्रो को विद द हेल्प ऑफ माइक्रो बता रहा है। मींस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी मैक्रोस्कोपिक रिजल्ट्स दे रही थी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स की वैल्यू दे रही थी इन टर्म्स ऑफ किसका? माइक्रोस्कोपिक, बाय द स्टडी ऑफ, बाय द स्टैटिस्टिकल या प्रोबेबिलिस्टिक स्टडी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स या एवरेज बिहेवियर। ओके, तो यहां तक पहुंचने के बाद लिख लेंगे यह क्या हुआ? यह मैक्रो, यह क्या हुआ? माइक्रो। देख लेना भाई अगर तुम्हारे विजन में नहीं आ रहा हो तो। S=K log ओमेगा। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का भी यह काम था कि यह थर्मोडायनेमिक्स के सारे रिजल्ट्स जो हैं वह इसकी हेल्प से सॉल्व किए जा सकते हैं। इसे पूरा करो तो एक डेफिनेशन लिखवाएंगे। अब लास्ट में मींस जहां से शुरू हुए थे, कहां से शुरू हुए थे? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिखते हैं। अब देखें अंतर क्या हुआ। यहां इस लंबे से लेक्चर के बाद आपको डेफिनेशन मिल रही है। अब अगर आपका अप्रोच नोट्स वाला होता, क्लास में शुरू होते, हाँ भाई चलो पहला टॉपिक ये है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की परिभाषा लिखो, उसी बात को 4 बार बोल दिया जाएगा। तो कहां पर हम थे? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के डेफिनेशन के लिए। डेफिनेशन में आपको स्टैंडर्ड बुक वाली ही लिखवा रहा हूं। ओके, थोड़ा सा लिखिएगा साथ में, फिर हम उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सारे स्टेप आप पहले से सुन चुके हैं उसके। ब्रांच ऑफ साइंस फिजिक्स, जो आपका मन करे, जो आपको अच्छा लगे, विच establishes the interpretation, which establishes the interpretation, which establishes the interpretation of macroscopic behavior, of system in terms of
ब्रांच ऑफ साइंस या फिजिक्स विच इस्टेब्लिशेज द इंटरप्रिटेशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ सिस्टम in terms of its microscopic constituents, in terms of its microscopic constituents, as full stop, as its name suggests, means statistical का suggests that it is not concerned with क्या चीज, each individual particle, with the actual motion of each individual particle, actual motion of each individual particle, but investigates the average या most probabilistic behavior, आप एक और नाम दे सकते हो, या statistical behavior, most probabilistic या statistical behavior properties, okay, most probabilistic behavior या most probabilistic properties, behavior oblique properties, without going into the interior details of characteristic of its constituents. थोड़ा सा लंबा सा है, अब आपको जो कुछ भी लग रहा हो मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं इसे। यह फिजिक्स की वह ब्रांच है जो किसी सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर को निरूपित करती है। कैसे? किसके टर्म्स में? इसके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के टर्म्स में इसके मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर को निरूपित करती है। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, यह एक्चुअल मोशन ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टिकल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उससे पढ़ करके नहीं लाया गया है, बल्कि क्या किया गया है, यह सब कुछ बातें कैसे पता चली, किस जांच पड़ताल, किस खोजबीन से पता चली हैं? एवरेज बिहेवियर या प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, और वह भी जिनका एवरेज लिया गया विदाउट गोइंग इनटू द इंटीरियर डिटेल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, यह इसकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन हो रही है। इसे मैंने एग्जैक्टली बाय वर्ड बुक वाली ही लैंग्वेज फॉलो किया है। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या थी? ये हम लोग जितना कुछ भी पढ़ रहे हैं, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यह
वो सारे रिजल्ट देती है, यह ब्रांच वो सारे रिजल्ट दे रही जो हमको पहले थर्मोडायनेमिक्स से मिले थे। मींस इसके अलग रिजल्ट्स के अलावा जो पहले वाले हैं उन्हें भी ऑब्टेन किया जा सकता है। इट इट्स ऑल द रिजल्ट्स ऑफ thermodynamics, all the results of thermodynamics and a large number of general results to calculate the macroscopic parameters. General results to calculate the macroscopic parameters of constituents ऑफ सिस्टम। मतलब थर्मोडायनेमिक्स के और उसके अलावा और भी ढेर सारे जनरल रिजल्ट्स मिल रहे हैं जिसकी हेल्प से हम किसी सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह इतना हिस्सा मैंने फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन लिखा है। ठीक है, आप लोगों ने अभी किसने अपना सिलेबस देखा है या नहीं देखा है, तो इसके बाद हम सिलेबस भी आपको दे देते हैं और आज की इस लंबी सी क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास से हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। ओके, नोट कर लो पूरा।